नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह मानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। फसक का मतलब गपशप बातचीत। तो आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में सुबह से शाम तक तमाम तरह की फसक करते हैं। फसक लगाने से समय पास होता है और तनाव भी कम होता है। तो एक फसक मैं भी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। वो फसक है अभी हाल में नेपाल में वहाँ के युवाओं ने वहाँ की सरकार को हिंसक प्रदर्शन के बाद सत्ता से हटा दिया। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया और काफ़ी हिंसा नेपाल में हुई। उन युवाओं ने अपने देश की संसद को जलाया, सुप्रीम कोर्ट को जलाया और वे एयरपोर्ट को जलाना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने देश के जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी लोग थे और जो अपने देश में सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे थे, उन लोगों के घरों को भी लूट दिया और नेताओं के घरों को जला दिया। उन लोगों की एक नाराज़गी थी। नाराज़गी ये थी कि नेपाल में नेताओं के बच्चों के बड़े ऐशो आराम हैं। जिन नेताओं के बच्चों के ऐशो आराम है उनको ये लड़के बोलते हैं नेपो बेबीज। नेपो बेबीज, नेपो मतलब नेपोटिज्म, बेबीज भाई भतीजावाद के कारण जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है उनके बच्चों को नेपाल में नेपो बेबीज नाम दिया गया। और जिन लोगों की कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है, जो लोग किसी सरकारी संगठन में किसी ऐसे पद पर नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार की कमाई है और उनकी स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति कोई बेहतर नहीं है, तो जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है उनके बच्चों को बोला गया नेपो किड्स है। नेपो नेपोटिज्म, नेपो किड्स, यानी कि एक तरफ थे नेपो किड्स और दूसरी तरफ थे नेपो बेबीज। तो नेपो बेबीज के बारे में वहाँ के सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें नेपो किड्स से लिखती जा रही थी। एक बताया जाता है कि वहाँ पर एक हामी नेपाल नाम का एनजीओ है। उस एनजीओ ने भी नेपाल के जनजी युवाओं को बहुत बरगलाया। बताया जाता है कि नेपाल के काठमांडू के मेयर ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि नेपाल की संसद को आग लगा देंगे। तो ये कोई अच्छी स्थिति नेपाल से नहीं आ रही है। और आगे मैं आपके साथ जो बात बताना चाह रहा था, जो फसक मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था, वो ये है नेपाल में अंतरिम प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कर लिया गया है, जहाँ पर जो प्रधानमंत्री चुना गया है हो सकता है उसके साथ भी उसके सरकार के खिलाफ भी वहाँ के युवक आने वाले समय में दंगे फसाद करें, विद्रोह करें। तो एक तरह से जो नई अंतरिम सरकार आई है उसके लिए भी खतरा है, डर की संभावना है। और नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के कई लोग भारत में आते हैं, भारत में मजदूरी करते हैं। भारत के पहाड़ी जिलों में नेपाली नागरिक मजदूरी करते हैं। वहाँ पर वे सामान इधर उधर लोड अनलोड करने का काम करते हैं। तो नेपाल और भारत के बीच में सांस्कृतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा गहन संबंध है। नेपाल के और लोग और हमारे उत्तराखंड के लोग एक ही जैसी सभ्यता से आगे बढ़े हुए हैं। अगर ये कहें कि नेपाल और उत्तराखंड के लोग खास ट्राइबल हैं, किसी ज़माने में खास ट्राइबल रहे थे, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। जो नेपाल में लोग रहते हैं उनका सरनेम और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों का सरनेम एक जैसा है। तो नेपाल में कुछ भी दंगा फसाद होता है तो उसका उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उत्तराखंड के लोग नेपाल के लोगों को अपना बहुत नज़दीक का समझते हैं, क्लोज समझते हैं। तो यहाँ पर नेपाल के लोगों की, जो नेपाल के लोग हैं, नागरिक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। नेपाल की राजनीति जो है ना वो चाइना की ओर चुकी है। वे लोग चाइना परस्त हो गए हैं। जो वहाँ पर केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इस्तीफा दिया, हुए बताया जाता है कि वे चाइना परस्त हैं, भारत विरोधी हैं। और भारत और नेपाल के बीच में लिपुलेख दर्रा भी एक विवाद का विषय है। नेपाल कहता है कि लिपुलेख दर्रा मेरा है, भारत कहता है मेरा है। वैसे 1815 में नेपाल और भारत के बीच में एक तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बीच में एक संधि हुई थी। हुआ क्या था कि नेपाल के गोरखों ने कुमाऊं में कब्जा कर लिया था। कुमाऊं के लोगों के ऊपर नेपाल के गोरखाओं का लगभग 15-20 साल शासन रहा और कुमाऊं के लोगों को नेपाल के गोरखा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की थी। तो बताता है कि उस समय कुमाऊं के लोग अंग्रेज़ों को बुला के लाए थे और अंग्रेज़ों ने नेपाल के गोरखों को युद्ध में हराया था। उस युद्ध में हराने के बाद सिगोली की संधि हुई थी और अल्मोड़ा में जहाँ पर पुराना डीएम ऑफिस था उसको फोर्ट मल्ला महल कहा जाता है। और फोर्ट मल्ला महल में लिखा हुआ है, वहाँ पर एक पट लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सिगोली की संधि
की जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत नेपाल ने अल्मोड़ा इलाके को उस पर से अपना कब्जा हटा लिया था। तो कई बार कुमाऊं के लोग आपस में बोलते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं कि भाई तुम्हारे लिए कहीं गोरखा राज्य तो नहीं आया जो हमारे लिए ऐसा ऐसा कर रहे हो, और जो मर्जी आए वो कर लो। गोरखाओं के राज को कुमाऊं में एक बुरे दौर के रूप में माना जाता है। तो फसक जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था वो ये है कि नेपाल में अब शांति स्थापित होने की उम्मीद है। वहाँ पर अंतरिम यानी अस्थायी प्रधानमंत्री नेपाल को मिल गया है, लेकिन नेपाल के युवकों ने 3 दिन में अपने देश को जलाकर कूड़ा कूड़ा कर दिया। हर जगह जली हुई वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो इन युवकों ने शांतिपूर्ण आंदोलन करना था, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन की सुनता कौन है। अगर ये युवक अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीकों से आंदोलन करते तो 3 दिन में सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता था। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वे अपने युवकों का पहले दमन करना चाह रहे थे, बल प्रयोग करना चाह रहे थे। लेकिन नेपाल के जनजी आयु वर्ग के लड़कों ने अपने देश की सरकार की जड़ें हिला डाली, सरकार को भागना पड़ा। तो युवकों में एक ज़बरदस्त रोष था अपने देश की सरकार के लिए, क्योंकि युवक जो है ना वो बेरोजगार थे, उनका जीवन स्तर काफ़ी नीचे था, और जो नेता थे उनके बच्चों का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा था। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि यार जो नेपाल में युवकों ने इस तरह का विद्रोह किया, हिंसक आंदोलन किया, ऐसा भारत में भी हो सकता है। भाई ऐसा भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के लोग काफ़ी शांत प्रिय हैं। यहाँ के लोग संविधान को मानते हैं। इस सरकार के खिलाफ भारत में इस तरह का हिंसक आंदोलन आने वाली कई शताब्दियों तक असंभव है। लेकिन हमारे देश भारत के भी जो नेपो किड्स हैं उनके लिए एक सबक सीखने का टाइम आ गया है। नेपो बेबीज के लिए भी अब एक समय आ गया है। नेपो बेबीज मतलब नेताओं के बच्चे, उन लोगों के बच्चे जो हाई क्लास जीवन शैली जी रहे हैं, मतलब उनकी कमाई का स्रोत भ्रष्टाचार है। तो हमारे देश में जिन लोगों के पास भ्रष्टाचार की कमाई है, गलत तरीक़ों से जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति इकट्ठा कर दिया, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को सरकार को सरेंडर कर देना चाहिए। और एक चीज़ आपने और देखी होगी, कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन होती है, कई एकड़ ज़मीन होती है। इन लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग के माध्यम से इतना पैसा कमाया, और बताते हैं कि इन लोगों ने इतना टैक्स थोड़ी भरा है। ये जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है वो सरकारी सर्किल रेट पर होती है, और जो मार्केट रेट पर ज़मीन बेची जाती है उसका पैसा 2 नंबर का पैसा बताया जाता है, और जो बेचने वाला होता है उस पैसे को कैश में लेता है। अब जिन लोगों ने इनकम टैक्स नहीं भरा उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े घर हैं। और एक आदमी से मेरी बातचीत हुई थी, वो गवर्नमेंट जॉब से हैं, उनकी जॉब में भ्रष्टाचार की कोई स्कोप नहीं है, यानी उन्होंने जितना भी कमाया उनका वाइट पैसा है, सारा 1 नंबर का पैसा है। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने घर के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगाता हूँ और उस बोर्ड में लिखता हूँ, वाइट मनी से बनाया गया घर, 1 नंबर की कमाई से बनाया गया घर। भाई आपने कभी कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, 2 नंबर की कमाई आपके पास आई नहीं, तो ऐसा लिखने में आपको क्या आपत्ति है, लिख सकते हैं। और ऐसा होना चाहिए कि जिस आदमी के पास जितना ऊंचा मकान है उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा हाउस टैक्स होना चाहिए। अब शहर में क्या है, किसी के पास छोटा मकान है, बड़ा मकान है, लगभग उनका हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता है। तो जो नेपो बेबीज है, जो मलाईदार है या बहुत हाई क्लास जीवन जी रहे हैं, जिनके लिए ऐशो आराम की चीज़ें भ्रष्टाचार से जुड़ी, इन लोगों पर सरकार ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। और जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं, रहने के लिए एक प्लॉट सबको चाहिए, लगभग 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन सबको चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने फ़ायदा कमाने के लिए कई प्लॉट्स इकट्ठा कर रखे हैं, 5 प्लॉट 10 प्लॉट, और काफ़ी ज़्यादा उनके पास हाउसेज हैं, कई बड़े बड़े घर हैं, और उन घरों से वो किराया वसूलता है, उसका भी टैक्स नहीं देता। तो भाई जो नेपो बेबीज है, जो जिनके बताते हैं जिनकी 5 उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में है, ये लोग लैविश ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। और जो 1 नंबर की कमाई वाले विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं, या फिर किसान लोग हैं जो सिर्फ खेती की कमाई खाते हैं, जिनके पास
एक नंबर की कमाई है, या फिर दिहाड़ी मजदूर सुबह से शाम तक काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सारा एक नंबर का पैसा। भाई इनकी लाइफ और वो जो नेपो बेबीज हैं, नेताओं के बच्चे, भ्रष्ट कमाई जिन लोगों के पास चला है, हमारे देश में भी तो कई लोगों के पास जब सीबीआई छापा मारती है तो लाखों करोड़ों रुपए निकल आता है, और टेलीविज़न बड़ी बड़ी सुर्खियां बटोरते हैं, कहते हैं कि इतना रुपये निकल आया, उतना रुपये निकल आया। तो हमारे देश के उन लोगों को जिन्होंने भ्रष्ट कमाई करके बहुत ज़्यादा संपत्ति जोड़ी है, बहुत ज़्यादा ज़मीन जिनके पास है, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं, घर हैं, बहुत ज़्यादा सोना चांदी इकट्ठा कर लिया है, अपनी काली कमाई छिपा रखी है, इन लोगों को नेपाल के क्रांतिकारी आंदोलन से सबक लेने की आवश्यकता है। इन लोगों ने क्या करना चाहिए, अपने पास जो अकूत संपत्ति है इसको सरकार को दान देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए इस तरह की अकूत संपत्ति को। भाई एक तरफ आपके पड़ोस में कोई भूखा मर रहा है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, और आपके पास अकूत संपत्ति पड़ी हुई है, आपके पास कई प्लॉट पड़े हुए हैं, काफ़ी पैसा आपके पास बैंक बैलेंस है, वो भ्रष्ट तरीके से कमाया होता है। भाई जरा समझो, नेपाल के क्रांतिकारी आंदोलन से कुछ सीखो। इस देश में रहने वाला हर कोई आपका अपना तो है, इस देश में रहने वाले गरीब भी तो आपके अपने हो, कहीं दूसरे देश से तो टपके नहीं। और आपने जो प्रॉपर्टी, जो पैसा इकट्ठा कर रखा है, ये आपने कोई मेहनत से तो किया नहीं। भाई इसको त्याग दो, यही मानवता है, यही इंसानियत है। तो आज की फसक यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।